हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स का। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से कैसे डिफरेंट है, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। पहले अध्ययन करते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझेंगे। अर्थव्यवस्था दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ मीन्स होता है धन या मुद्रा, और व्यवस्था मीन्स होता है एक ऐसी कार्यप्रणाली। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था जो है धन से संबंधित एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसको अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। अर्थव्यवस्था का जो प्रारंभिक स्वरूप आता है अर्थशास्त्र की रचना है कौटिल्य की, उसमें उल्लेख मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कौटिल्य या चाणक्य का नाम आप जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। भारत के एक ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं अपनी रचना अर्थशास्त्र में। तो उनमें उनकी रचना में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग आया है। जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन काल से ही सभ्यताओं के संदर्भ में उस टाइम में वैदिक सभ्यता के टाइम में तो व्यवस्था इस तरह से प्रचलन में नहीं थी, लेकिन अन्य सभ्यताओं में इसका उल्लेख मिलता है। और प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो था वस्तु विनिमय एक प्रणाली के आधार पर था। वस्तु विनिमय मीन्स होता है वस्तुओं के रूप में, जैसे कोई चीज़ को लेना है प्राप्त करना है तो वस्तुओं को देकर के ही वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थी। चूँकि मुद्रा का प्रचलन उस टाइम में नहीं था, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जैसे जैसे मुद्रा का प्रचलन आने लगा वैसे वैसे वस्तु विनिमय के स्थान पे मुद्रा ने स्थान ले लिया, और व्यापार का माध्यम क्या हो गया, मुद्रा हो गया। तो ये तो वस्तु विनिमय और व्यापार का ये प्रारंभिक स्वरूप था। धीरे धीरे परिवर्तन आया ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में एक औपनिवेशिक ऐसी व्यवस्था थी जो व्यापार का जो माध्यम था, दूसरे देशों को गुलाम बन करके वहाँ से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था। देश के आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया। आज़ादी के बाद जो है अर्थव्यवस्था हमारी बहुत धीरे थी, स्लो गति से चल रही थी। हमारी कृषि व्यवस्था पे ही पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। धीरे धीरे परिवर्तन आया। प्रारंभिक स्वरूप हम लोग विस्तृत तरीके से देखेंगे तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में बहुत सारे दौर आए। जैसे उदारीकरण आया, तो उदारीकरण में अर्थव्यवस्था का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो उन सब बिंदुओं पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा मैटर इसमें है, क्योंकि बहुत शॉर्ट तरीके से वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, बहुत ही मैटर इसमें था, इसलिए इसको विस्तार से बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें है। अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में सबसे पहले देखेंगे कृषि की निर्भरता। जैसा कि आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान होने के नाते हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है, कृषि पर निर्भर है। और इस तरह से कुछ आंकड़े हैं इसमें हम लोग दिखाएंगे। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% यानी 54.6% आबादी कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करती थी। किसके अनुसार? 2011 जनगणना के अनुसार। ये एक आंकड़ा है, इसमें कमी आई। विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक ने अपना रिपोर्ट दिया है कि 2020 में करीब 41.49 यानी कि 41.49% आबादी रोज़गार प्राप्त कर रही है। तो पिछले 10 सालों में 13% की गिरावट आई है। तो यानी कि इस तरह से कृषि क्षेत्र में रोज़गार में कमी आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि कृषि क्षेत्र में रोज़गार सिमट क्यों रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसमें कृषि क्षेत्र में निर्भरता ज़्यादा थी। कहते हैं कि जिस देश में कृषि क्षेत्र में निर्भरता ज़्यादा होती है वो देश विकसित नहीं होता, पिछड़ा होता है। क्योंकि सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र इसमें रोज़गार के साधन ज़्यादा होने चाहिए, तब देश डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो हमारे देश में भी यही परिवर्तन आया। आज़ादी के समय पूरा फोकस जो है कृषि, चूँकि कृषि पे निर्भरता ज़्यादा थी। सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, कृषि क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्रक होता है, औद्योगिक क्षेत्रक होता है। उसका भी हम लोग आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो तीनों क्षेत्रों में प्रारंभिक यानी आज़ादी के समय कृषि क्षेत्र पे रोज़गार ज़्यादा थे, धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कृषि क्षेत्र में रोज़गार जो लोगों को मिलता था 2011 का जो आंकड़ा है 54.6% था। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में ये आंकड़ा कम हो गया, यानी 41.49% लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि 13% की क्या आई है, कृषि क्षेत्र में रोज़गार में कमी आई है। जीडीपी में भी आंकड़ा कुछ हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जितना देश की सीमा के अंदर जो उत्पाद होता है, चाहे वस्तु क्षेत्र में हो चाहे सेवा क्षेत्र में हो, दोनों को उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। इसका वीडियो अलग से हम लोग दे चुके हैं।
तो जीडीपी में 1950-51 में जो कृषि क्षेत्र में योगदान था 51.81% का योगदान था। जीडीपी में कृषि क्षेत्र में जो 1950 और 51 में जो योगदान था 51.81% था जीडीपी में। लेकिन 2010 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 17.3% हो गया। तो यहाँ पे भी देख रहा है कि कृषि क्षेत्र में जीडीपी के क्षेत्र में गिरावट आई है, यानी जीडीपी में 1950-51 में जितना योगदान था 81% था, लेकिन ये गिरावट आकर के कितने पे आ गया, 17.3% आ गया। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र पे जो है जीडीपी में गिरावट आई है और इस तरह से निर्भरता भी जो है कम हुई है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है अर्थव्यवस्था की। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तकनीकी पिछड़ापन। भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी पिछड़ापन है। हमारे देश में विविध क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे सेवा क्षेत्र में हो, तकनीकी का प्रयोग कम होता है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा, अनुसंधान, तकनीकी पे पैसा कम खर्च किया जा रहा है जितना कि विकसित राष्ट्रों में किया जा रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो। वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है। वहाँ पे हम उनके प्रोडक्टों को ख़रीदते हैं। हमारा जीडीपी लो क्यों है? क्योंकि हम सारा सामान चाइना से ख़रीदते हैं। जिस दिन हम पूरा देश अपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगेंगे, अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करेंगे, हमारा जीडीपी अपने आप वैश्विक लेवल पे बढ़ेगा। जीडीपी का कम होने का कारण क्यों है? क्योंकि हम दूसरे देशों में वस्तुएं खरीदते हैं और बदले में अपनी मुद्रा उनको देते हैं, इसलिए हमारी जीडीपी कम है। अगर आपको अपने देश की जीडीपी बढ़ानी हो तो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। चीन की वस्तुओं को हम एकदम बहिष्कार कर दें तो हमारी जीडीपी अपने आप ग्रो कर जाएगी। लेकिन इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही, क्यों? इसलिए निम्न है क्योंकि हम दूसरे वस्तुओं को खरीदते हैं, दूसरे देशों के सामानों को, और बदले में हम अपनी मुद्रा देते हैं। तो इससे हमारी जीडीपी जो है नीचे हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जीडीपी हमारे देश की जो है बहुत कम इसलिए है क्योंकि हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या है? तकनीकी की कमी है। तकनीकी अनुसंधान का विकास पर हमारे देश में कम व्यय किया जाता है। सरकार जो है कम पैसा खर्च करती है इन क्षेत्रों में क्योंकि पूंजी की कमी है। तो इसके कारण जो है तकनीकी प्रधानता न होने के कारण हमारा देश की अर्थव्यवस्था जो है पिछड़ी हुई है। इसको विकसित करने का एक ही रास्ता है, तकनीकी व्यवस्था को डेवलप किया जाए, शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी को प्रधानता दी जाए और इस पर व्यय अधिक खर्च किया जाए। नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। हमारे देश में औद्योगिक विकास की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, देश के विकास में यानी उद्योगों के विकास में कुछ परिस्थितियां होती हैं। अगर उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो उस देश में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। औद्योगिक विकास के लिए परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं औद्योगिक विकास के लिए, उन मूलभूत आवश्यकताओं का विकसित होना आवश्यक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा, परिवहन के साधन और संचार के साधन ये डेवलप अवस्था में होना चाहिए। अगर ये तीनों विकसित नहीं हैं तो औद्योगिक विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी, उद्योगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और ऐसे कंडीशन में कई सारे फैक्टर बनते हैं जिससे वो देश की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाएगी। भारत में क्या है देखेंगे, भारत में एक तो असंतुलित औद्योगिक विकास है और दूसरी समस्या क्या है? उद्योगों का केंद्रीकरण है। जैसे महाराष्ट्र ले लें, गुजरात ले लें। केंद्रीकरण मीन्स होता है कि देश के किसी एक हिस्से में उद्योग लग जाएं, बाकी क्षेत्रों में उद्योग ना लगें। जैसे राजस्थान में उद्योग की संख्या बहुत कम है, बिहार में उद्योगों की संख्या बहुत कम है। तो उसका कारण क्या है? उद्योगों का केंद्रीकरण हो गया। देश के एक क्षेत्र में उद्योग ज़्यादा लग गए हैं और दूसरे क्षेत्रों में उद्योग नहीं लगे हैं। तो केंद्रीकरण होने से एक ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे, एक ही क्षेत्र में उद्योग ज़्यादा लगेंगे और एक क्षेत्र क्या होगा? पिछड़ा हो जाएगा। तो पिछड़ जाने के कारण, उस क्षेत्र का पिछड़ जाने के कारण उसका असर लोगों पे भी पड़ता है, वहाँ के लोगों की आय पे पड़ता है, लोगों के रोजगार पे पड़ता है, लोगों के क्षेत्र के विकास पे पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ जो औद्योगिक विकास नहीं हुआ है उसका कारण क्या है कि ऊर्जा, परिवहन और संचार के साधन विकसित अवस्था में नहीं है। जैसे कि डेवलपमेंट कंट्री जो हैं, चाहे अमेरिका को ले लें, चाहे रूस को ले लें, चाहे चाइना को ले लें, वहाँ पे ये सारे साधन विकसित अवस्था में। हमारे देश में ये सारे साधनों का भी विकास चल रहा है, विकसित अवस्था में नहीं है। और ये किन किन चीज़ों को प्रभावित करते हैं? हमारे जो उद्योगों के जो तीनों क्षेत्रक हैं, क्या क्या क्षेत्रक हैं? तो उद्योगों के 3 क्षेत्रक हैं,
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि है, द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्रक है और तृतीयक में सेवा क्षेत्रक है। इन तीनों के विकास के लिए इन चीज़ों का विकसित होना आवश्यक है। किन किन चीज़ों का विकसित होना, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र ले लें, चाहे परिवहन के साधन ले लें, चाहे संचार के साधन ले लें। जब ये तीनों विकसित अवस्था में होंगे तो ये हमारे जो तीनों क्षेत्रक हैं ये अपने आप विकसित हो जाएंगे। लेकिन चूँकि ये पिछड़े हुए हैं तीनों क्षेत्रक, इनमें विकास नहीं हुआ, इसलिए हमारे ये तीनों क्षेत्रक जो अर्थव्यवस्था के हमारे तीनों क्षेत्रक हैं ये इनके कारण प्रभावित हो रहे हैं। और ये तीनों क्षेत्रक जो प्रभावित हो रहे हैं इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, पिछड़ी हुई है। तो इसकी बहुत विशेषता है और ये तीनों क्षेत्रक जो है इन तीनों कारणों से प्रभावित हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्न आय का स्तर। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है और आय का जो यह स्तर है उपभोग व रहन सहन के स्तर को दर्शाता है। अगर व्यक्ति का आय अच्छी होती है, उसके पास भौतिक सुख सुविधाएँ होंगी, रहन सहन का तरीका उसका उच्च स्तर का होगा, जीवन शैली लाइफस्टाइल उसकी अच्छी होगी, जैसे भी डेवलप कंट्री में होता है। देखा होगा अपने शहरों का जीवन स्तर उच्च होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। जीवन स्तर का मतलब जो उनकी लाइफस्टाइल है, भौतिक सुख सुविधाएँ, शहरी लोगों के पास जितनी भौतिक सुख सुविधाएँ होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास मूलभूत आवश्यकताएँ ही नहीं होती, भौतिक सुख सुविधाओं तो दूर की बात रही। तो यहाँ पे क्या चीज़ निकल के आ रहा है कि भारत में लोगों की जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं उसमें कमी है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि उनकी आय जो है निम्न स्तर जो है बहुत निम्न है। उपभोग व रहन सहन के स्तर को दर्शाता है। जब व्यक्ति का आय कम होगा तो किस चीज़ को दर्शाएगा, उसके जीवन स्तर को दर्शाएगा, उसके लाइफ स्टाइल को दर्शाएगा, क्योंकि उसका जीवन स्तर निम्न होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आय भी कम है। और भारत में आय की असमानताएं हैं। लगभग 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1.41 लाख रुपए है, यानी 1,41,000 रुपये है आंकड़ा है ये, जिसको डॉलर में देखेंगे तो 1947 डॉलर है। जबकि अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 64,500 डॉलर है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो बहुत अंतर है कि भारत में जो डॉलर में अगर कंपेयर करेंगे तो भारत में 1947 डॉलर है प्रति व्यक्ति आय और अमेरिका में 64,500 है। तो दोनों के कंपेयर करने में इतना डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा अंतर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, हमारी अर्थव्यवस्था भी उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो प्रति व्यक्ति आय में भी वैश्विक लेवल पे हमारा अंतर है। ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि हमारे यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ज़्यादा कम है विकसित देशों की तुलना में। वहीं कतर देश है जो विश्व का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कतर देश एक ऐसा देश है जिसमें पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो यहाँ पे कितना है प्रति व्यक्ति आय, 1,24,930 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। तो अमेरिका का जहाँ 64,500 है, वहीं कतर का जो है 1,24,930 डॉलर प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। नेक्स्ट विशेषता हम लोग चलेंगे, पूंजी की कमी। आय का स्तर कम है हमारे देश में और आय के स्तर का कम होने के कारण बचत में कमी है। किसी राष्ट्र का जब आय कम होती है तो राष्ट्रीय आय कम होने से बचत भी कम होगा। स्वाभाविक है कि अगर आय कम होगा तो पूरा पैसा इन्वेस्ट सरकार करती है और बचत कम होगी, और जब बचत कम होगी तो उसका इफेक्ट क्या करते हैं, किस चीज़ पे पड़ेगा, हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। हमारे देश में इतनी सारी नदियाँ हैं, आपको कल्पना नहीं कर सकते। बिहार में इतने सारे खनिज संसाधन हैं, बिहार में कोयला क्षेत्र भरमार है, लेकिन वहाँ के लोग रोज़गार के लिए मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों में रोज़गार के लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके रीज़न खुद ही आप समझ जाएंगे कि जिसके यहाँ खुद ही इतने ज़्यादा मतलब कोयला क्षेत्र है, इतने ज़्यादा खुद ही उनके यहाँ खनिज संसाधन है, लेकिन वो रोज़गार के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे देश में जो संसाधन हैं उनका डेवलप नहीं किया जा रहा है। सरकार उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए पैसा नहीं खर्च कर पा रही, क्योंकि उसके पास क्या है, बचत कम है, पूंजी की कमी है। अगर पूंजी ज़्यादा होगी हमारे देश में, ज़्यादा पूंजी होगी तो हम अपने संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करेंगे, उनका सही तरीके से तकनीकीपूर्ण तरीके से उनका दोहन करेंगे। हमारे देश में इतनी सारी नदियां हैं, बांध बना के बिजली से इतना ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं कि 24 घंटे बिजली रह सकती है, लेकिन हमारे देश में बिजली की कमी है।
तो ऐसे स्थितियों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्यों डेवलप नहीं हो पाएगी? यही सारे फैक्टर हैं, क्योंकि इन चीज़ों के विकसित करने के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों का दोहन करने के लिए तकनीकी नहीं है, उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमारे पास पूंजी का अभाव है, और राष्ट्रीय आय का कम होने के कारण ही ये सारी चीज़ें हैं। यानी देश की राष्ट्रीय आय कम है और कम होने के कारण संसाधनों का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलेंगे हम इसी क्रम में। साक्षरता में कमी। भारत में साक्षरता दर कम है। कहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति की, जिस देश में, हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि चीन के बाद हमारा द्वितीय स्थान आता है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। हमारे यहाँ शैक्षिक स्तर बहुत कम है, और शैक्षिक स्तर के कम होने के कारण चूँकि कई सारे फैक्टर हैं। एक तो हमारे यहाँ शिक्षा जो है तकनीकी प्रधान नहीं है। केवल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने से देश का विकास नहीं हो जाएगा। जब तक हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के जो छात्र हैं वो तकनीकी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर भी कम है। साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74% है, 74.04% है, जिसमें 1947 उसमें मात्र 18%। ये आंकड़ा भी आप लन रखेंगे। अब 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 42.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है। तो इस तरह से आंकड़ा कुछ है, और इस आंकड़े के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ साक्षरता की कमी है, और साक्षरता की कमी के कारण देश जो है डेवलप नहीं हो पा रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे बढ़ती जनसंख्या। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1,21,08,54,977 हमारे देश की जनसंख्या है। ये तो 2011 10 साल पहले का आंकड़ा है। अभी 2021 में जनगणना होने वाला था, महामारी के कारण ये अभी टाला गया है। अब जो आंकड़ा निकल करके आएगा वो कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे होगा। तो तत्काल आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 10 साल का जो है 10 साल में जो जनगणना होता है, तो उसके अगर तत्कालिक जो आंकड़ा आएगा वो कहीं और ज़्यादा होगा। और ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या होती है वो अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ता है, उसका अर्थव्यवस्था पे बोझ उसका होता है, दबाव होता है, और उसके अनुकूल रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जनसंख्या का दबाव भी हमारी अर्थव्यवस्था पे है, क्योंकि पैसा खर्च किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, पहले पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, अब नीति आयोग के माध्यम से। तो ये पूरा सिस्टम है। तो हमारे जनसंख्या का हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या है, दबाव है। तो ये भी एक जो है विशेषता है हमारी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे आर्थिक विषमता। भारतीय अर्थव्यवस्था में संपत्ति व आय के वितरण में क्या है, असमानता है। देश में जहाँ एक और उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या सीमित है, लेकिन उनके पास आय और भौतिक संसाधन, संपत्ति उनके पास बहुत ज़्यादा है। वहीं हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोग क्या हैं, निर्धन और गरीब हैं। तो हमारे देश में जो असमानता है, यह असमानता भी हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, एक प्रकार से विषमता है। देश में उच्च स्तर के केवल 1% लोग जो है कुल आय का 14% भाग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ आंकड़ा है कि देश में उच्च स्तर के लोग जो हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, केवल 1% लोग ऐसे हैं जो कुल आय का 14% भाग जो है प्राप्त कर लेते हैं। जबकि निचले स्तर के, जो निम्न स्तर के गरीब लोग हैं, जिनकी संख्या 50% है, वे व्यक्ति जो है कुल आय का केवल कितना प्राप्त करते हैं, 7% भाग ही प्राप्त कर पाते हैं। तो ये दो है, कंपेयर करेंगे तो आंकड़ों में ये सारा अंतर आ रहा है। नेक्स्ट अध्ययन करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषता में क्या है, हमारे यहाँ कुल जनसंख्या का 72.42% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है, और 27% जो है शहरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 72.2%, और जबकि ग्रामीण जनसंख्या का 27.8% है। तो शहरी जनसंख्या भारत में क्या है, कम है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। ये क्या दर्शा रहा है अपने आप में, कि भारत में अभी विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। भारत में जो है, जो देश में लोगों का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जबकि विदेशों में इसकी स्थिति जस्ट उल्टा है। कुछ आंकड़े हैं उनको देखेंगे। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये दो देश हैं, इनसे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ग्रामीण जो जनसंख्या है कितनी है, 26%, यानी अमेरिका में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 26%, पूरी आबादी शहरी है। जबकि हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है, हमारे यहाँ ग्रामीण जनसंख्या 72% है, 72.2% है। तो दोनों में इतना अंतर है। तो इस तरह से अमेरिका हुआ। अब ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में मात्र 8% केवल आबादी ग्रामीण है। तो दोनों में कंपेयर करते हैं तो वैश्विक लेवल पे भारत में
ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, शहरी जनसंख्या कम है। ये दर्शाता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारी देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जिसके कारण हमारे गाँव में विकास अभी नहीं हो पाया है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, व्यापक बेरोजगारी। हमारे देश में बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता बन गई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या बनकर के उभरी है और इसका प्रभाव विविध क्षेत्रों पे पड़ता है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखेंगे तो बेरोजगारी की विशेषता में देखेंगे 2020 में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर कितनी रही है, 9.15 यानी 9.15% थी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर कितनी है, 6.6% थी। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक 27 करोड़ व्यक्ति क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। एक आंकड़ा निकाला गया है कि 2025 के लास्ट तक हमारे देश में लगभग 27 करोड़ लोग व्यक्ति कैसे होंगे, बेरोजगार होंगे, जो देश के लिए क्या बनेंगे, समस्या बनेंगे। तो हमारी अर्थव्यवस्था की सारी विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कुछ आंकड़े हैं और कुछ तथ्य हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न हो पाना। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में ही, इनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे देश में आज़ादी के बाद ही हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इसमें अर्थव्यवस्था के 3 स्वरूप होते हैं, तो उसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी एक है। तो जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो पूंजीपतियों का उसमें वर्चस्व होता है। सरकारी अर्थव्यवस्था जो होती है, यानी कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, तो उसमें सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों लोगों का नियंत्रण होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश में अर्थव्यवस्था को टर्निंग पॉइंट देने के लिए 1991 में उदारीकरण लाया गया, विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, और उससे देश का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जैसा कि आप जानते हैं उदारीकरण मीन्स होता है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो उद्योगों से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो नियम थे उसको लचीला बनाया गया। पहले जो नियम थे कठोर थे और कठोरता के कारण जो है विदेशी कंपनियां भारत में जो है व्यापार नहीं कर सकती थी, क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। हमारे नियम इतने कठोर थे, लेकिन उन नियमों में उदारता लाई गई, जिसके कारण वैश्विक कंपनियां भी भारत में प्रवेश की और बड़ी मात्रा में लोग उद्योग लगाए। विविध क्षेत्रों में ले लें, जैसे LIC का नाम ले लें। पहले बीमा की कंपनी केवल LIC हुआ करती थी। आप देखते होंगे आजकल के बहुत सारी कंपनियां जो हैं बीमा करती हैं। तो विविध क्षेत्रों में लोगों को कंपनी लगाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। इससे कंपटीशन बढ़ा है और कंपटीशन बढ़ने से किसको फ़ायदा होता है, उपभोक्ता को फ़ायदा होता है, क्योंकि कंपटीशन जब नहीं होता तो उसके मूल्य ज़्यादा होते हैं। एक ही कंपनी होगी, 2 ही कंपनी होगी तो उपभोक्ता को उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होता है मार्केट में तो उसका लाभ जो है उपभोक्ताओं को मिलता है। तो ये एक फैक्टर है, अलग फैक्टर है, इस अलग टॉपिक्स में बताया जाएगा। लेकिन इतना केवल जानते नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सारी विशेषता है, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसको बढ़ावा देती है सरकार। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता। कहते हैं कोई योजना जब पारित होती है, कोई अर्थव्यवस्था निर्धारित की जाती है प्लानिंग के तहत, लेकिन सरकार बीच में ही गिर जाती है तो उसका असर हमारी विकास पे पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो भारत में जो है राजनीतिक अस्थिरता है, पूर्ण तरीके से बहुमत जब प्राप्त नहीं हो पाता, सरकार बीच में ही रुक जाती है, बीच में ही बहुमत अपना खो देती है, तो ऐसे कंडीशन में विकास नहीं हो पाता, उसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ इसी क्रम में औद्योगिक पिछड़ापन। हमारे देश में उद्योगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अभी भी कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उद्योग नहीं लगे हैं, रोज़गार की कमी है। तो बहुत सारे रीज़न उसके हैं। उद्योग हमारा बहुत विकसित अवस्था में, तकनीकी से युक्त नहीं है। पुरानी तकनीकी को अब भी हम पुराने जो उद्योग हमारे लगे भी हैं, हम पुरातन तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। डेवलप कंट्री जो है, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पर तकनीकी प्रधान देश है और वहाँ पर तकनीकी का उत्कृष्ट कोटि का तकनीकी प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण हम उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। हमारे प्रोडक्ट उतने बेहतर नहीं हो पाते, उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। कहते हैं कि उद्योग लगाने से ही देश का विकास नहीं होगा। उद्योग के साथ साथ अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी हाईटेक नहीं यूज़ करेंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा उसका डिमांड होगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी डिमांड कम होगी। और जब डिमांड कम होगी तो स्वाभाविक है हम अपने उत्पाद को वैश्विक बाज़ार पर बेच नहीं पाएंगे, और जब बेच नहीं पाएंगे तो हमें मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो तकनीकी भी महत्वपूर्ण मायने रखती है और इस तरह से हमारे देश में जो औद्योगिक पिछड़ापन है उसके यही सारे फैक्टर हैं। नेक्स्ट है विकासशील अर्थव्यवस्था।
देखें, अर्थव्यवस्था के दो रूप होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, हमारे यहाँ विकासशील अर्थव्यवस्था, अभी हम लोग इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे परिवहन के सेवाएं हों, चाहे संचार के साधन हों, चाहे औद्योगिक विकास हो, जो विविध साधन हैं, जो विविध क्षेत्र हैं, अभी हम इस दिशा में अग्रसर हैं, विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील हैं। यानी इस दिशा में हम अपना कार्य कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकसित अवस्था में भी नहीं है, क्योंकि विकसित अवस्था की जो विशेषता है, ये चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, अभी हम लोग डेवलप स्थिति में हैं, यानी उस ओर उन्मुख हैं, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे, नियोजित अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ नियोजित अर्थव्यवस्था है, हम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए प्लानिंग करते हैं। देश जब आज़ाद हुआ था तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। पंचवर्षीय योजना सरकार, केंद्रीय सरकार 5 वर्ष के लिए योजना बनाती थी। हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता देने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 5 ईयर्स की प्लानिंग करते थे, और 5 वर्ष में शिक्षा, साहित्य, रोजगार, उद्योग, सेवा, संचार के साधन, परिवहन के साधन, विविध क्षेत्रों में कितना विकास करना है, कैसे करना है, क्या लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, उन लक्ष्यों को निर्धारित करके योजनाएं बनाई जाती थी। तो पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, अब जो है प्रेजेंट टाइम में उसके स्थान पे नीति आयोग स्थापित हो गया है। अब नीति आयोग के माध्यम से अर्थव्यवस्था की प्लानिंग की जाती है कि किन के क्षेत्रों में कैसे योजनाएं बनानी है, कैसे विकास करना और कितना लक्ष्य निर्धारित करना है, और उस 5 वर्ष को लक्ष्य को पाने के लिए कैसे हम कार्य करेंगे जिससे हमारे देश का विकास हो सके। तो हमारे यहाँ विश्व में अर्थव्यवस्था जो है नियोजित अर्थव्यवस्था, ये भी एक विशेषता है। इसी क्रम में आपने इतने सारे मैटर का अध्ययन किया, तो डियर स्टूडेंट, आज के आपने वीडियो में अध्ययन किया अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, किन कौन सी विशेषताओं में कौन कौन से तथ्य और पहलू थे, उन सब का आपने अध्ययन किया। था आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिना सहयोग के जो है बेहतर तरीके से कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।